आप सभी का अभिनंदन। भूगोल कक्षा 12 के अध्याय 10 का हम इस वीडियो में अध्ययन कर रहे हैं। वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क, विश्व परिवहन एवं संचार। इसके पहले भाग को हम इस वीडियो में देख रहे हैं। हम यातायात या परिवहन से बात की शुरुआत करते हैं। परिवहन मानव द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है और आर्थिक क्रियाओं के त्रिस्तरीय वर्गीकरण में परिवहन को हम तृतीय क्रिया के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। परिवहन क्या है या यातायात क्या है, उसे समझने के लिए हम किसी भौतिक माध्यम द्वारा वस्तुओं या व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानांतरण करना या आवागमन को हम परिवहन या यातायात कहते हैं। सामान्यतः परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा या सुविधा भी कहा जाता है और इसमें मनुष्यों, पशुओं और विभिन्न प्रकार के वाहनों का प्रयोग किया जाता है। परिवहन के साथ साथ हम संचार की भी बात करते हैं। जिस प्रकार मनुष्य और उससे संबंधित सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, परिवहन किया जाता है, उसी प्रकार मानव के संदेशों को, विचारों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। इस प्रकार संदेश, विचार आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान प्रदान करने को हम संचार कहते हैं। परिवहन और संचार, इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम परिसंचरण कहते हैं और परिवहन जो है वो परिसंचरण का एक प्रमुख अंग है। जैसे जैसे परिवहन के साधनों का विकास हुआ है, वैसे वैसे संचार के साधनों का भी विकास होने लगा है। संचार के साधनों में टेलीग्राफ, टेलीफोन, बेतार संचार जिसे हम वायरलेस भी कहते हैं, रडार और स्वचालित कंप्यूटर की सहायता से व्यापारिक संदेशों के आने जाने और रेलगाड़ियों, जलपोतों और वायुयानों को अपनी यात्रा पूरी करने में सहायता मिल रही है। संचार के साधनों के आने से पृथ्वी पर जो लंबी दूरी पर स्थित क्षेत्र हैं, वो भी अब पास में महसूस होने लगे हैं। परिवहन अर्थात गमन आगमन या जिसे हम आवागमन भी कहते हैं, यह मुख्यतया 3 मुख्य मार्गों द्वारा होता है। स्थल, जल और वायु मार्ग द्वारा हम इसको मुख्य रूप से परिवहन को देखते हैं। इसे 3 बृहत वर्गों में हम इस प्रकार रखते हैं: स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। स्थल मार्ग को पुनः हम 2 भागों में विभाजित करते हैं: सड़क मार्ग तथा रेल मार्ग। यहाँ इस वीडियो में हम मुख्यतया सड़क मार्ग पर बात करेंगे क्योंकि ऑनलाइन स्टडी की एक समय सीमा होती है, अतः हम इस अगले भाग में रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग पर बात करेंगे। स्थल परिवहन के अंतर्गत ही एक नवीन साधन के रूप में हमारे बीच में उभरा है, वो है पाइपलाइन, जिसके द्वारा जल, तेल और गैस का आसानी से परिवहन किया जा सकता है। परिवहन जाल किसे कहते हैं, उस पर बात करते हैं। किसी प्रदेश की परिवहन व्यवस्था के क्षेत्रीय प्रतिरूप को हम परिवहन जाल कहते हैं। किसी प्रदेश की संपूर्ण परिवहन व्यवस्था जिसके अंतर्गत उसके त्रिविध प्रकार स्थल, जल और वायु मार्ग सम्मिलित किए जाते हैं, इन परिवहन के साधनों को सम्मिलित स्वरूप को हम परिवहन जाल कहते हैं। परिवहन एक उत्पादक क्रिया है जिसके द्वारा वस्तुओं तथा व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के पारिश्रमिक के रूप में हमें आय भी प्राप्त होती है और यह जो परिवहन का उत्पादन मूल्य प्राप्त होता है वह माल भाड़े के रूप में या यात्री भाड़े के रूप में हमें प्राप्त होता है। जब माल का या सामान का परिवहन किया जाता है तब माल भाड़ा, और जब यात्रियों का परिवहन किया जाता है तब यात्री भाड़ा प्राप्त होता है। परिवहन के जल मार्ग के अंतर्गत किसी झील, नदी, सागर या महासागर से ये जल मार्ग गुजरते हैं और जल मार्ग द्वारा परिवहन के लिए हमें नाव, स्टीमर, जलपोत आदि वाहनों का उपयोग करना होता है। इसी प्रकार सड़क पर चलने वाले परिवहन के साधन हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते भी हैं। साइकिल, रिक्शा, तांगा आदि लघु वाहन या बस, टैक्सी, ट्रक आदि मोटर वाहन जैसे बड़े वाहनों को इसमें सम्मिलित किया जाता है जो सड़क पर चलते हैं। रेल मार्गों पर सवारी गाड़ियां चलती हैं जो यात्रियों को ले जाने का कार्य करती हैं तथा मालगाड़ी जो है वो सामान का परिवहन करती हैं। वायु मार्ग में मुख्य साधन के रूप में हमारे सामने हैं हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर, जिनके द्वारा हम परिवहन
करते हैं। स्थलीय परिवहन, लैंड ट्रांसपोर्ट में हम बात करते हैं मुख्य रूप से। जैसा कि अभी हमने देखा था, स्थल मार्ग या स्थलीय परिवहन में हमारे सामने दो मार्ग हैं, सड़क और रेल। हम इन दोनों को देखेंगे। यहाँ हम सड़क परिवहन को देख रहे हैं। यात्रियों के परिवहन में सड़क और रेल दोनों का बहुत अधिक महत्व है, परंतु व्यापारिक दृष्टिकोण से रेल मार्ग ज्यादा महत्व रखता है। सड़क परिवहन को हम ऐतिहासिक काल से देखने की कोशिश करते हैं। वस्तुओं और सेवाओं का अधिकांश संचलन स्थल मार्ग द्वारा ही होता है और आरंभिक दिनों में मानव स्वयं एक वाहक था। बाद के वर्षों में वह पशुओं को उपयोग करने लगा, बोझा ढोने के लिए, परिवहन के लिए। पहिए के आविष्कार के साथ साथ गाड़ियां और माल डिब्बों का प्रयोग महत्वपूर्ण होने लगा। 18वीं शताब्दी में परिवहन भाप के इंजन के आविष्कार के साथ ही परिवहन में भी क्रांति आई और परिवहन आगे बढ़ने लगा। स्थल परिवहन के अंतर्गत वर्तमान में नवीनतम विकास के रूप में हमारे सामने पाइपलाइन, राजमार्ग, तार मार्ग आदि आते हैं। सड़क मार्ग के अंतर्गत साधारण पगडंडी से लेकर मोटर गाड़ियों के चलने योग्य पक्की सड़कों को हम सम्मिलित करते हैं। छोटी दूरी के परिवहन के लिए सड़क यातायात से वस्तुओं को उत्पत्ति स्थान से उपभोक्ता स्थल तक पहुंचाया जा सकता है। वर्तमान में दुर्गम पहाड़ी स्थानों पर भी हम सड़कें बनाई गई हैं और बनाई जा रही हैं। परिवहन के अंतर्गत साधारण साधन जैसे बैलगाड़ी, तांगा, साइकिल, रिक्शा आदि से लेकर मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोटर कार, बस, ट्रक, ट्रॉली आदि स्वचालित वाहन सड़कों पर चलते हैं और यात्रियों और सामान के स्थानांतरण में परिवहन में सहायक होते हैं। सामान्यतः मानव कुली, बोझा ढोने वाले पशु, गाड़ियां या माल डिब्बे जैसे पुराने और प्रारंभिक रूप के परिवहन के जो साधन हैं वो ज्यादा खर्चीले थे। अब वर्तमान में बड़े मालवाहक जहाज वगैरह आदि जो हैं वो सस्ते पड़ते हैं। भारत और चीन के सघन बसे जिलों में जहां आज भी बहुत अधिक आबादी है, वहां मानव कुलियों और मनुष्य द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों से होने वाले स्थल परिवहन का प्रचलन अधिक है, जैसे ठेला गाड़ी, घोड़ा गाड़ी और अन्य गाड़ियां। सड़क को हम दो प्रकार की सड़कों के रूप में देखते हैं, कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें। कच्ची सड़कें हम हमारी आम जिंदगी में देखते ही हैं, दोनों तरह की सड़कों को हम जानते हैं। कच्ची सड़कें सामान्यतः विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती हैं। पक्की सड़कों को कंकड़, पत्थर या कंक्रीट आदि से मजबूत करके ऊपर से डामर, जिसे कि हम कोलतार भी कहते हैं, या अन्य आधुनिक पदार्थों से चिकना कर बनाया जाता है। कच्ची सड़कें निर्माण की दृष्टि से सरल होती हैं, परंतु सभी ऋतुओं में प्रभावी और प्रयोग योग्य नहीं रहती हैं। वर्षा ऋतु में इन पर मोटर वाहन नहीं चलाए जा सकते। इवन यहाँ तक कि पक्की सड़कें होती हैं, उन पर भी भारी वर्षा एवं बाढ़ के दौरान मोटर वाहन चलाना आसान नहीं होता है, सड़कें टूटने लगती हैं। सड़कें विकसित और विकासशील देशों में देखें तो विकसित एवं विकासशील देशों में सड़कों की गुणवत्ता में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, क्योंकि सड़कों का निर्माण और उनका रखरखाव भारी खर्चीला होता है। विकसित देशों में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें सब जगह पाई जाती हैं और तीव्र संचालन के लिए मोटर मार्ग, ऑटो वाहन जैसे जर्मनी में, और अंतरराज्यीय राजमार्गों के द्वारा लंबी दूरियों को जोड़ा जाता है। विकसित एवं विकासशील देशों में सड़कों की लंबाई को हम एक टेबल के द्वारा देखते हैं, जो कि हमारी बुक में भी दी हुई है। इसको देखने से पता चलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जहां सड़कों की लंबाई 65,86,610 किलोमीटर है, वहीं भारत में 48,65,000 किलोमीटर लंबाई की सड़कें पाई जाती हैं। चीन में 45 लाख के लगभग लंबाई की सड़कें पाई जाती हैं। एक्सप्रेस हाईवे के रूप में देखें तो 1,03,027 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेस हाईवे संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। वहीं भारत में एक्सप्रेस हाईवे बहुत ही कम लंबाई के पाए जाते हैं। 1,324 किलोमीटर एक्सप्रेस हाईवे 2016 के अनुसार दिखाया गया है। अब बात करते हैं महामार्ग की। महामार्ग जो है वो दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें हैं और इनका निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि अबाधित रूप से यातायात का आवागमन हो सके।
यातायात के अबाधित प्रवाह की सुविधा के लिए अलग अलग यातायात लेन, पुल, फ्लाईओवर और दोहरे वाहन मार्गों से युक्त 80 मीटर या उससे भी अधिक ज्यादा चौड़ी सड़कें बनाई जाती हैं। विश्व के देशों में प्रत्येक नगर और बंदरगाह महामार्गों द्वारा जुड़े हुए हैं। विश्व के जो प्रमुख सड़क मार्ग हैं, हाईवेज हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। 4 मुख्य सड़क मार्ग हमारे बुक में दिए हुए हैं। पैन अमेरिकन महामार्ग, ट्रांस कैनेडियन महामार्ग, अलास्का महामार्ग और स्टुअर्ट महामार्ग। पैन अमेरिकन मार्ग को हम देखते हैं। यह विश्व की सबसे लंबी सड़क है जो दक्षिण अमेरिका के देशों को मध्य अमेरिका, मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलाती है। और यह महामार्ग जो है वो अलास्का के उत्तर पश्चिम से शुरू होकर चिली के सेंटियागो, अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स और ब्राजील के ब्रासिलिया तक जाती है। ट्रांस कैनेडियन महामार्ग जो है वो न्यू फाउंडलैंड प्रांत के सेंट जॉन नगर को पश्चिमी तट पर ब्रिटिश कोलंबिया में स्थित वैंकूवर नगर से जोड़ता है। आगे बात करते हैं अलास्का हाईवे महामार्ग की, जहां कनाडा के एडमोंटन नगर को अलास्का के एंकोरेज नगर से जोड़ा जाता है। स्टुअर्ट महामार्ग जो है हाईवे जो है वो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित बिल्टुम को एलिस स्प्रिंग होते हुए दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित उनादत्ता से जोड़ता है। अमेरिका में स्पेशली बात करें सड़क मार्ग की, क्योंकि यह विकसित देश है और यहाँ मार्गों का, सड़कों का बहुत अधिक उच्च जाल पाया जाता है। अमेरिका में महामार्गों का घनत्व जो है वो उच्च है, लगभग 0.65 किमी प्रति वर्ग किमी है और प्रत्येक स्थान महामार्ग से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अमेरिका में लगभग 63 लाख किमी लंबी सड़कें हैं जो विश्व में सबसे अधिक हैं और अधिकांश सड़कें संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित हैं। और इस पूर्वी भाग में स्थित होने का कारण है अत्यधिक औद्योगिकीकरण और नगरीकरण इस पूर्वी भाग में ज्यादा है। विश्व की लगभग 1/3 सड़कें लंबाई की दृष्टि से और लगभग आधी मोटर गाड़ियां अकेले यूएसए में पाई जाती हैं। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थलाकृतिक विविधताएं ऐसी हैं जिसके कारण सड़कें ही परिवहन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। यहाँ अन्य साधन कम हैं। यूरोप में वाहनों की बहुत विशाल संख्या और महामार्गों का एक सुविकसित जाल पाया जाता है और यूरोप में महामार्गों को रेल मार्गों और जल मार्ग के साथ कड़ी प्रतिद्वंदिता का सामना भी करना पड़ता है। अर्थात यहाँ सभी तरह के जो मार्ग हैं वो अधिकतर विकसित हैं। रूस में बात करें तो यूराल के पश्चिम में स्थित औद्योगिक प्रदेश में महामार्गों के अत्यधिक सघन जाल का विकास हुआ है और इसकी दूरी जो है वो मॉस्को है। महत्वपूर्ण मॉस्को व्लादिवोस्टोक महामार्ग जो है वो पूर्व में स्थित प्रदेशों की सेवा करता है। अत्यधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल के कारण रूस में महामार्ग इतने नहीं हैं जितने की रेल मार्ग, अर्थात रूस में रेल मार्ग ज्यादा हैं। चीन में सड़कें यातायात के प्रमुख साधन हैं और इनका पूर्वी भाग के मैदानी भागों में बहुत अधिक जाल बिछा हुआ है। चीन में लगभग 15 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें पाई जाती हैं और यहाँ महामार्ग प्रमुख नगरों को जोड़ते हुए देश में क्रिस क्रॉस का निर्माण करते हैं। ये वियतनाम सीमा के समीप शासों, शंघाई, ग्वांगजाओ एवं बीजिंग उत्तर को परस्पर जोड़ते हैं। चीन में जो नवीन महामार्ग तिब्बती क्षेत्र में बना है वह चेगड़ू को लासा से जोड़ता है। भारत में सड़क मार्ग की बात करें तो भारत में भी अनेक महामार्ग हैं। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत का विश्व में तीसरा स्थान आता है और यहाँ लगभग 14.6 लाख किमी लंबी सड़कें पाई जाती हैं। कच्ची व पक्की सभी प्रकार की सड़कों की लंबाई यहाँ 33 लाख किमी है। भारत में सड़कों को हम 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं: राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्ग और जनपदीय मार्ग। जनपदीय मार्ग को हम स्थानीय मार्ग भी कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो देश में कुल 230 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे हैं, जिसे हम मैप में भी देख सकते हैं। मैप में आपको NH7 को दर्शाया हुआ है। NH7 जो देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है।
यह हमें मैप में दिख रहा है। अब बात करते हैं हम स्वर्णिम चतुर्भुज की। भारत की ये सड़क से संबंधित योजना है जो 4 महानगरों को आपस में जोड़ती है। 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, और इनको जोड़ते हुए जो सड़क मार्ग बनता है वो एक चतुर्भुज के शेप का बनता है, इसलिए इसे स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। इसे मैप में, नक्शे में इसको रेड लाइन से दर्शा रखा है, इसे आप देख सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता। कॉरिडोर योजना के अंतर्गत बात करें तो मैप में आप ग्रीन बॉर्डर्स, ग्रीन लाइन से जो देख रहे हैं वो कॉरिडोर को दर्शाता है। 2 कॉरिडोर की बात करते हैं हम, पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर और उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर। जब पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर की बात करते हैं तो वो सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। असम में सिलचर और गुजरात के पोरबंदर से जोड़ा गया है पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर को। और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर में कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ा गया है, और यह आप मैप में देख सकते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज और कॉरिडोर योजना के अंतर्गत ही द्रुतगामी 6 लेन, 8 लेन महामार्ग, ग्रीन कॉरिडोर आदि का भी निर्माण किया जा रहा है, और इनके निर्माण और रखरखाव का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत में करता है। सीमावर्ती सड़कों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। ये सड़कें सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से जोड़ने और प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रायः सभी देशों में सीमावर्ती गांवों एवं सैन्य शिविरों तक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए ऐसी सड़कें बनाई जाती हैं ताकि आराम से, सुविधाजनक रूप से सैन्य शिविरों तक सामग्री को पहुंचाया जा सके। धन्यवाद। लेसन 10 का आगे के पार्ट देखने के लिए और भूगोल के अन्य पाठों को पढ़ने के लिए उमंग पंड्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। धन्यवाद।